नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ राय है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ जो अभी बरपेटा टाउन आसाम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास और हमें फ्रोजन शोल्डर नाम की बीमारी से क्या उसके बारे में जानने के लिए या उससे पीड़ित होकर हमसे बहुत कुछ कंसल्टेशन लेते हैं, हमें दिखाते हैं, या ये कहिए कि फ्रोजन शोल्डर जो बीमारी है वो बहुत सारे पेशेंट को तंग करती है। तो हालांकि एक चीज़ आपको समझना जरूरी है कि फ्रोजन शोल्डर बीमारी एक्चुअली है क्या। तो बस उसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। शॉर्ट वीडियो है काफ़ी। आई होप आप सबको ये पसंद आएगा और अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा और वीडियो मैं बना सकूँ। आई एम वेरी न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। अभी जस्ट रिसेंटली यहाँ पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी एंथुजियाज्म मिलेगा और डेफिनेटली हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रोजन शोल्डर जैसा कि आप सब जानते हैं, थोड़ा नाम में ही लिखा हुआ है या नाम में ही ऐसा कहा गया है कि फ्रोजन शोल्डर जो है आपका जाम लग जाता है या फ्रीज हो जाता है। तो अब ये होता क्यों है? तो इसका सिंपल सा आप एक कारण समझ लीजिए। जो भी हमारे जॉइंट है, जैसे हमारी ह्यूमरस या शोल्डर की जॉइंट हो गई, वो इस जॉइंट में आपकी कैप्सूल रहती है। कैप्सूल मतलब वो लेयर जो जॉइंट के बाहर रहती है। अब फ्रोजन शोल्डर बीमारी में होता क्या है, वो कैप्सूल धीरे धीरे टाइट होने लगती है और जिस वजह से कैप्सूल टाइट हो जाती है तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट हाथ हिला नहीं पाते हैं। पर दुख की बात यह है कि पेशेंट उस समय कभी डॉक्टर को कंसल्ट करते ही नहीं है, वो रुकते हैं क्योंकि बहुत लोग को इस बारे में पता ही नहीं है। तो इस देर तक रुकते हैं जब तक उनका कंधा पूरा जाम नहीं हो जाता है या कंधा पूरा तरह से ब्लॉक नहीं हो जाता है, उसके बाद ही आके वो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। तो आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि फ्रोजन शोल्डर हम पहले समझे कैसे। तो एक सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं एप्ली स्क्रैच टेस्ट। आप ये मेरा हाथ देखिए, मैं जब ये पीछे लेके जा रहा हूँ तो मैं अपने कंधे के एकदम पीछे तक लेकर आ पा रहा हूँ। ये टेस्ट मेरे शोल्डर ब्लेड में जो मेरा स्कैपुला बोन है उसके पीछे तक लेके आ पा रहा हूँ। फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत इसी से होती है। जब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो या आपको ऐसा लगे कि आपका मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है तो आप ये सिंपल सा टेस्ट करके देखिए। ये सिंपल सा टेस्ट आप पीठ के पीछे लाके अपने हाथों को अपने ऑपोजिट शोल्डर के बेड पर लगा कर देखिए। अगर आप ये चीज़ कर पा रहे हैं आसानी से तो इसका मतलब ये है कि आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, तो इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि आप धीरे धीरे फ्रोजन शोल्डर डेवलप कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहले या मोस्ट कॉमनली होता है, पर इसी मूवमेंट को लोग इग्नोर करते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। आप इस शुरुआत कैसे होती है कि आप शर्ट नहीं पहन पा रहे हो, आप कंघी ठीक से कर नहीं पा रहे हो बालों पे, तब आप इस बीमारी को नोटिस करते हो, पर एक्चुअली तब तक बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली होता क्यों है? ये इस वजह से होता है क्योंकि अगर किसी बीमारी को लेकर आपने अपने शोल्डर को बहुत दिन तक स्टैटिक पोजीशन में अर्थात रेस्ट की अवस्था में रख दिया है और आपने बिल्कुल भी शोल्डर में मूवमेंट नहीं लाया है, तो वहां पे शोल्डर आपका जाम हो जाएगा। इसका सिंपल सा टेक्निक क्या है कि जब भी आपको कोई इंजुरी हो, आपको टेंडनाइटिस हो सकती है, रोटेटर कफ टियर हो सकती है शोल्डर में, और ये यंग पेशेंट्स में भी देखा जाता है कि आपको सपोज कहीं और जगह का फ्रैक्चर हो जाता है तो आप शोल्डर का मूवमेंट करना ना छोड़ें, या आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए कि कितने समय तक मुझे रेस्ट में रखना है। उसके बाद आप जितने जल्दी हो सके इस मूवमेंट को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप इस मूवमेंट को जितने देर तक आप शोल्डर के मूवमेंट को रोक के रखेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस आपकी फ्रोजन शोल्डर डेवलप होने की होंगी। ये बीमारी डायबिटिक्स में, थायराइड से पीड़ित पेशेंट्स में, इन सब में भी पाया जाता है, पर ये सब सेकेंडरी कॉजेज है और जनरली ये सब बीमारी एसोसिएटेड रहती है। तो जब आपका कैप्सूल फ्रोजन शोल्डर में बहुत टान हो जाता है या हार्ड हो जाता है तो आपका मूवमेंट धीरे धीरे रुक जाता है, और जैसे आपका मूवमेंट रुकता है तैसे ही आपको दिन के एक्टिविटीज करने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सिंपल सा नुस्खा ये है कि जब आप ऐसा टेक्निक डेवलप करें या आप ये करें तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट कीजिए। वो आपको कुछ शोल्डर के एक्सरसाइजेस दिखा देंगे, आप वो एक्सरसाइजेस नॉर्मल कीजिए और 90% केसेस में सिंपल आप ये एक्सरसाइज को स्टार्ट करते ही अपनी शोल्डर की फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, जिसको हम 90-95% केसेस में देखा जाता है, वो आप पा सकते हैं। पर इसके लिए आपको बीमारी को इनिशियल स्टेजेस में आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बीमारी थोड़ी सी बढ़ी हुई रहती है, आपका पेन बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो हम कभी कभी जॉइंट में एक स्टेरॉइड इंजेक्शन का यूज करते हैं और उस इंजेक्शन को देने के बाद आपका पेन हल्का सा कम जाने के बाद फिर आपको हम फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि अपने शोल्डर के मूवमेंट को इग्नोर ना करें,
जब भी आपको हल्का सा भी लगे कि आपके शोल्डर की मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, एक कंसल्टेशन जरूर लें। क्या पता आप इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर में हो और हल्की सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही आप एक बीमारी को बहुत दूर तक बढ़ने तक रोक सकते हैं। क्योंकि एंड स्टेज की जो बीमारी होती है उसमें पेशेंट का हाथ कंधा इतना स्टिफ हो जाता है कि वो ये कंधा हिला भी नहीं पाते हैं और उस समय ट्रीटमेंट बहुत लंबी चलती है। तो सतर्क रहिए, बीमारी को जितने जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कीजिए। और थैंक यू, बस यही था इस वीडियो में।